राधा हुआ आंखों में चमक पैदा करने वाला उसे तभी पसंद करते हैं कि हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चमक पैदा करने वाला देखना पसंद करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, नूरजोत। यस बेटा, नूरजोत। लेखक ने संसार Yes, में ma'am. किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? किस लेखक ने यस, और कोई स्टूडेंट? अंकित। लेखक ने किस सुख को दुर्लभ माना है? लेखक ने गांव की मिट्टी में खेलने में और अखाड़े की मिट्टी यस बेटा। गांव की मिट्टी में खेलने में और अखाड़े की मिट्टी से शरीर रगड़ने से जिस तरह का सुख मिलता है, लेखक ने संसार में उस सुख को दुर्लभ बताया है। लेखक ने संसार में उस सुख को दुर्लभ माना है जो अखाड़े की मिट्टी में खेलने से और जिस मिट्टी को तेल और व्यक्ति के पसीने से, तेल और मट्ठे से सजाया जाता है, उस सुख को दुर्लभ माना है। वेरी गुड। नेक्स्ट, लावण्या। मिट्टी की आभा क्या है? यस मैम, मिट्टी की आभा उसकी धूल है, मिट्टी का रंग रूप उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी पहचान किससे होती है? उसके रंग रूप से, और उसकी आभा का नाम धूल है। परनीत, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती, क्यों? परनीत अनम्यूट करो। यस मैम, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जब कोई भी बच्चा धूल में खेलता है तो उस वक्त वह सबसे सुंदर लगता है। क्योंकि उसका जो वास्तविक सौंदर्य है, उसकी वास्तविक सुंदरता जो है वो किससे है? धूल से। कि अगर हम कहें कि उसकी सुंदरता को निखारने के लिए हम नकली सौंदर्य सामग्री, आप याद रखोगे प्रसाधन सामग्री को मैंने बताया था कॉस्मेटिक, कि नकली सौंदर्य सामग्री का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वह उसके रूप को नहीं निखार सकती। उस केवल धूल ही उसके शिशु की सुंदरता को निखारने का कार्य करती है। हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? हितिका। मैम, हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि आजकल के लोग ये सोचते हैं कि उनका घर आसमान की ऊंचाइयों पर होना चाहिए। उनको अपने अच्छा नहीं लगता उन्हें ये कि उनके बच्चे धूल के साथ खेलें और अपने हाथ पांव मैले करें, इसलिए वे उन्हें दूर रखते हैं। यस, कि हमारी सभ्यता, इसमें यहाँ पर सभ्यता किसको कहा गया है? हमारी आधुनिक जीवन, जो नगर में रहने वाला जीवन है, वो क्या चाहता है? कि वह धूल से बचना चाहता है, क्योंकि वो बनावटी सौंदर्य के पीछे भागता है। और वो क्या चाहता है? कि वो आसमान में घर बनाना चाहता है और अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को धूल के संपर्क से बचाकर रखना चाहता है। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? अखाड़े की मिट्टी की विशेषता। यस बलप्रीत, बेटा कोशिश करो जितना बोल सकते हो। अनम्यूट करो अपने। हाँ जी। अखाड़े की मिट्टी पहलवानों को बहुत प्रिय होती है क्योंकि उसमें उनको एक सुगंध मिलती है जिससे उनको प्यार होता है। अखाड़े की मिट्टी को लेखक ने एक पवित्र मिट्टी कहा है, किस लिए? क्योंकि वो पहलवान के शरीर के पसीने और तेल से सींची होती है। कि वो उस मिट्टी में पहलवान का पसीना और उस जो शरीर पर वो तेल मलता है वो उससे सींची होती है। और ऐसा लगता है कि जब वो खेल खेलता है या पहलवान
अखाड़े में खेलता है तो उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो कोई कुआं खोद कर आया हो, और इसलिए लेखक ने उस मिट्टी को किसी देवता पर चढ़ाने योग्य पवित्र माना है, क्योंकि लेखक का मानना है कि वो मेहनत से सिंचाई गई है, कि उसमें उस पहलवान की मेहनत नजर आती है, तो इसलिए उसको पवित्र मानते हुए उसे देवता पर चढ़ाया जा सकता है। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह, अब इन तीनों शब्दों के लिए धूल सबसे सर्वोत्तम उत्तम साधन है कैसे? एक एक चीज के लिए बताओ। सबसे पहले श्रद्धा, इसके लिए धूल का उदाहरण लेखक ने कैसे दिया है? कोई भी स्टूडेंट बेटा आंसर देते हो और अपने आप को वीडियो ऑफ कर लेते हो? हैंड रेज करो। अंकित, अंकित, यस बोलो। हम श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि श्रद्धा क्योंकि अगर जैसे कोई भी योद्धा अपने देश में लौट कर आता है तो सबसे पहले वो धूल को अपने माथे से लगाता है। इस प्रकार वह जैसे श्रद्धा प्रकट करता है। और यस लावण्य, बेटा इसी आंसर को कंप्लीट। लावण्य बोलो। मैम ऑलमोस्ट सेम था। हरलीन, श्रद्धा, भक्ति और हाँ जी बोलो। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए धूल एक लौता साधन है। कोई योद्धा या विदेशगत मनुष्य अपने देश वापस लौटता है तब उसके माथे पर धूल लगाई जाती है और इसी तरह उसकी श्रद्धा प्रकट की जाती है। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह, इसको स्पष्ट करने के लिए धूल सबसे उत्तम साधन है, जिसके लिए लेखक ने क्या बताया है कि श्रद्धा एक जो सती है अपनी अपनी उस धूल को अपने माथे से लगाती है, कि जिसमें उसका परिवार रहता है। भक्ति या स्नेह कि एक सैनिक जो है अपने देश के प्रति भक्ति को प्रकट करते हुए उस धूल को अपनी आंखों से लगाता है। और इस तरह इन तीनों शब्दों को क्लियर करने के लिए व्यंजनाएं, इन तीनों की व्यंजना क्लियर करने के लिए हम धूल को सबसे उत्तम साधन मानते हैं। अब इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? यस हितिका, हितिका। मैम इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर ये व्यंग्य किया है कि नगर में जो लोग रहते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर वो धूल में रहेंगे तो वो उनके शरीर को गंदा कर देगी, जबकि वह सोचते हैं कि अगर वो अपने शिशुओं को भी धूल में खेलने देंगे तो वो उनके कपड़ों की चमक दमक को फीकी कर देंगे और वो उनके शरीर को गंदा कर देंगे। यस, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देगा मुझे ये भी बताएगा कि गोधूली किसे कहा जाता है। अरमान, अरमान, और कोई स्टूडेंट जिसको ये क्लियर हो कि गोधूली किसे कहा जाता है? नो वन। यस बलप्रीत। मैम गोधूली का मतलब पता है? बोलो उसका आंसर बोलो पहले, फिर नेक्स्ट आंसर तभी क्लियर होगा। गोधूली वो धूल जो गाय की पैर से निकली हो। हाँ, जब गाय को चराने के लिए लेकर जाया जाता है, जब गाय जो है इकट्ठी करके उनको चराने के लिए लेकर जाया जाता है, तो अब तो गांव में भी पक्की सड़कें हैं, पर गोधूली उसी को कहते हैं, उनके पैरों से उड़ने वाली धूल। अब लेखक ने बाल कृष्ण के मुंह पर छाई उस गोधूली को श्रेष्ठ क्यों माना है? हितेश्री। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो।
लेखक ने बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ माना है। उसके अनुसार इसके कारण उसकी आंतरिक आभा और भी खिल उठती है। बालक का दूल मुख बनावटी श्रृंगार से कहीं अधिक मनमोहक होता है। ये वास्तविक होने के कारण कृत्रिम सौंदर्य सामग्री से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसमें बालक की सहज अर्थात शारीरिक कांति जगमगा उठती है। इसकी तुलना में बनावटी सजावट श्रृंगार कहीं नहीं टिकता। लेखक ने बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से उस बालकृष्ण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। बनावटी सौंदर्य सामग्री जो है वो उस सुंदरता को बढ़ा नहीं सकती। जिस प्रकार, अब अगर आप साथ में उदाहरण दे दो जो आपके पाठ में दिया हुआ है, जिस प्रकार फूल के ऊपर उसकी धूल उसका श्रृंगार बनती है, उसी प्रकार धूल से उस शिशु के मुंह की जो वास्तविक सुंदरता है वो निखर कर सामने आती है। अब लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है, जिसमें मैंने 3 उदाहरण एक्सप्लेन किए थे। कोई भी स्टूडेंट, धूल और मिट्टी में कितना अंतर है? एक सूक्ष्म सा अंतर। यस भूमिका, कमलजीत, सिर्फ उदाहरणों के नाम बता दो मुझे जल्दी से। कमलजीत। यस मैम। बोलो मैम इतना अंतर है जैसे चांद और चांदनी में, देह और प्राण में, और शब्द और रस में। इन तीनों को अगर एक्सप्लेन करना हो तो कर लोगे, क्योंकि 50-60 वर्ड्स में है। देह और प्राण में क्या अंतर है कि जैसे एक शरीर के लिए प्राण आवश्यक है, कि एक कोई भी देहधारी जो शरीर है उसके लिए प्राण। बेटा अभी तक 21 पार्टिसिपेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आप इसी समय दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लोगे। मैंने आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं तो आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लेना। कि इसमें इसी आंसर को पहले एक्सप्लेन में कि उसने क्या कहा है कि सिर्फ इन उदाहरणों को कैसे एक्सप्लेन करना है कि जितना देह और प्राण में, देह के एक शरीर का महत्व तभी तक है जब तक कि उसमें प्राण है। चांद और चांदनी में, चांद जो है उसकी चांदनी जो है वो चांद के साथ ही शोभा देती है, कि अगर चांद हो पर उसकी चांदनी ना हो तो वो महत्वहीन हो जाता है। ऐसे ही धूल और मिट्टी का अंतर स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक और उदाहरण दिया है। कौन सा? शब्द और रस में। कि शब्द जो है वो अपने किसी भी आनंद या रस की अनुभूति उन शब्दों के माध्यम से ही होती है। अब क्या था, अब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, वो गलत कुछ भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि अच्छा बच्चा भला स्टूडेंट भी है तो वो अपने शब्दों के माध्यम से गलत हो जाता है। कि इसी तरह जब हम कड़वे या कटु वचन बोलते हैं या हम मधुर वाणी बोलते हैं तो क्या होता है, उस शब्द के द्वारा जो रस है वो दूसरों तक पहुंचने का कार्य करता है। इन तीनों उदाहरणों को एक्सप्लेन में लिखोगे तो आपका आंसर एक्सप्लेन में आ जाएगा। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो सिर्फ इतना कि वास्तव में धूल और मिट्टी में उतना अंतर है जितना शब्द और रस, देह और प्राण और चांद और चांदनी। और वास्तव में मिट्टी की आभा का नाम जैसे धूल है और उसके रंग रूप की पहचान उसकी मिट्टी से होती है, वैसे ही इन उदाहरणों के माध्यम से। तब आप उदाहरण एक्सप्लेन करोगे। अब ग्रामीण परिवेश में प्रकृति के नेचर जो है वो धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। मैंने छोटे छोटे से उदाहरण बताए थे आपको कि कौन से उदाहरण है। हाँ जी, हैंड रेज करो। और कोई स्टूडेंट? गुरासीस, मैम यस। बोलो गुरासीस, कौन से उदाहरण दिए थे पाठ में? और कोई स्टूडेंट जिसे याद हो?
हितेश्री, यस मैम। उदाहरण बोलो। मैम यू आर आस्किंग थर्ड क्वेश्चन राइट? यस बेटा। मैम ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के द्वारा अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। जब अमराइयों के पीछे छिपे सूर्य Yes. की किरणें धूल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश में सोने की परत छा गई है। और सूर्यास्त के बाद लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद धूलें आसमान में ऐसा छा जाती है मानो रुई के बादल छा गए हों, या यो लगता है मानो वे इरावत हाथी के जाने के लिए बनाया गया तारों भरा मार्ग हो। चांदनी रात में मेले पर जाने वाली गाड़ियों के पीछे धूल ऐसी उठती है मानो कवि कल्पना उड़ान पर हो। यस, इसमें सिर्फ उन्हीं उदाहरणों को एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रामीण वातावरण में के गांव के परिवेश में लेखक ने बताइए कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि धूल जो है अपने प्रकृति में